हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली छठा लेक्चर इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और इसमें अभी तक हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मूल को बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा मैंने कुछ काफ़ी बेसिक्स पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जेई के क्वेश्चंस बेसिकली कर सको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना कि बच्चे बेसिक्स पता नहीं होते और सीधे करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको मोल ऑलरेडी आता है अच्छे से तो शुरू के 2 लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, 3rd लेक्चर से ही आप लोग रिज्यूम करना, ठीक है। वीडियो बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 मिनट के ही बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही बेसिकली इफ़ेक्टिव है। एक पूरा का पूरा सेट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कंप्लीट किया है, एवरेज एटॉमिक मास कंप्लीट हुआ है और शायद से वेपर डेंसिटी मैंने कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो जल्दी से मैं पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहले बता देता हूँ, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये देखो, ओवरऑल ये 4 तरह के लॉज होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं शुरू के जो 2 लॉ है उसको स्किप करने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब स्किप का मतलब इस तरीके से बेसिकली बस बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि ओवरऑल मास जो है वो कंजर्व रहता है। ध्यान रखना, आइसोलेटेड सिस्टम होना ज़रूरी है क्योंकि सिस्टम अगर आइसोलेटेड नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा लॉ ये कहता है डेफिनेट प्रोपोर्शन कि जब भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब हम एलिमेंट हमेशा एक फिक्स रेशो बियर करते हैं, चाहे वो मास के बेसिस पे हो चाहे वो कंपोनेंट के बेसिस पे हो जाए, ठीक है। ये शुरू के 2 लॉ हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मैं तुम लोग को तीसरे और चौथे लॉ से बताऊंगा जो कि है तुम्हारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है, ठीक है, इसका एग्जांपल से ही मैं सीधे समझा देता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो ये कहता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 बनाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि तुम इसमें देख सकते हो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो 1:2 के रेशो में इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि ज़रूरी नहीं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 ही बनाए, ठीक है। वो बेसिकली आपको NO2 के अलावा वो N2O भी बना सकता है, वो NO भी बना सकता है, वो N2O3 भी बना सकता है, N2O5 भी बना सकता है, N2O4 भी बना सकता है। मतलब जब आपने रेशो फिक्स किया 2 एलिमेंट के बीच का तब एक कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर आपने रेशो चेंज कर दिया तो चेंज करने की वजह से उसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड बनने लगते हैं और इसी को हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। इसका मतलब कि जब 2 रिएक्टिंग एलिमेंट के बीच का रिएक्शन का अगर आपने रेशो चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट का नेचर भी चेंज हो जाएगा। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। चलो मैं इसके लिए मार्जिन खींच देता हूँ और अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले तो मैं इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है। यूजुअली बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये है क्या। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ़ 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, ठीक है, कि 2 अलग अलग एलिमेंट है और वो अलग अलग तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तब क्या होगा, द रेशो ऑफ मास इन विच दे डू सो आर ईदर द सेम और द सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशो इन विच दे कंबाइन। अब देखो ऑब्वियसली ना इसके ना इंग्लिश से तो समझ में आएगा नहीं, तो पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, उसके बेसिस पे आपको समझाता हूँ कि आखिर ये लॉ है क्या। हम लोग को बेसिकली इसमें ना अल्टीमेटली 3 एलिमेंट की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग एलिमेंट की बात हो रही है और इन तीनों के बीच में एक लॉ है। तो हम एक काम करते हैं, 3 एलिमेंट लिख लेते हैं। लेटर से एक मैंने कार्बन लिख लिया, एक मैंने हाइड्रोजन लिख लिया और एक मैंने
ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या बनाएगा, CH4। यहाँ पर रेशो कितना है, ये हमारा 12 ग्राम, हाइड्रोजन एक होता है, यहाँ पर ओवरऑल 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 ग्राम। इसका लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो कितना है, 12:4 का। अब एक काम करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी लिख लो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मेरे ख्याल से कंबाइन करके ये बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ H2O। ये 4 ग्राम और ये 32 ग्राम। इसको फ़िलहाल के लिए मैंने एज इट इज़ कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर कार्बन, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉ में क्या बोल रहा है कि द रेशो ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका तीसरा एलिमेंट है, जो भी आपका तीसरा एलिमेंट है उसका वेट जो है ना वो सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से लिया। तो अब आप यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशो निकालोगे, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो, तो यहाँ पर ये रेशो कितना आएगा, ये रेशो आएगा 12:32। ध्यान रखना, ये जो हम लोगों ने रेशो निकाला ये थ्योरेटिकली रेशो निकाला, ठीक है। एक बार कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाया, एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कंबाइन करवाया। ध्यान रखना वेट मैंने क्या रखा है, सेम रखा है। तो थ्योरेटिकली कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा वो 12:32 आएगा। अब मैंने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन का प्रैक्टिकल रिएक्शन करवाया। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल रिएक्शन जब करवाओगे तो ये 12 होगा, ये 32 होगा, और ये जो भी हो, इसको फ़िलहाल हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रैक्टिकल रेशो भी है वो बेसिकली क्या है, सेम ही आ रहा है फ़िलहाल इस पर्टिकुलर केस में। तो एज पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो भी आपका थ्योरेटिकल रेशो है, जो भी आपका थ्योरेटिकल रेशो है, या तो वो प्रैक्टिकल रेशो के बराबर होगा, ठीक है, या फिर वो किसी नंबर के मल्टीपल में होगा, ठीक है। फ़िलहाल इस केस में, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो थ्योरेटिकल रेशो है, थ्योरेटिकल रेशो कितना है 12:32, ठीक है, और प्रैक्टिकल रेशो की कितना है 12:32, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे रेशो 1 के बराबर, जहाँ पे n हमारा कोई सा भी आप क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। क्या ये समझ में आया? एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग एलिमेंट चेंज कर देते हैं जिससे हम लोग को ये समझने में आसानी हो जाए कि आखिर ये लॉ एग्जैक्टली है क्या। मान लो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, सपोज़ करो सल्फ़र और ऑक्सीजन का। सल्फ़र ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा, SO2, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन का जो रेशो है वो है 32, और ये भी हमारा कितना है 32, ठीक है। अब एक काम करो, कार्बन और ऑक्सीजन को भी रिएक्शन करवाओ। इसमें ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट का जो वेट है ना सेम होना चाहिए, मतलब ये 32 है, ये 12 है, ठीक है, 12 ग्राम 32 ग्राम 32 ग्राम, इधर ये 32 और ये 12 ग्राम, इसमें कोई डाउट? तो अभी जो आपको थ्योरेटिकली जो रेशो मिलेगा, थ्योरेटिकली कार्बन और सल्फ़र का जो थ्योरेटिकल रेशो जो होगा वो कितना होगा, कार्बन और सल्फ़र का जो रेशो होगा वो हो जाएगा आपको 12:32। इसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया, ये समझ में, ये तो थ्योरेटिकल हुआ। अब हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली इनका रिएक्शन करवाते हैं। प्रैक्टिकली जब आप इनका रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, कार्बन और सल्फ़र का, तो हमें पता है कार्बन सल्फ़र के साथ कंबाइन करके CH2 बनाता है, और बैलेंस करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 32 ना होके ये 64 होगा। एक काम कर रहा हूँ, इसको एक अलग पेन से बेसिकली मैं लिख दे रहा हूँ
ये 12 और ये 64, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये रेशो कितना हुआ, प्रैक्टिकली ये जो रेशो हुआ कार्बन इस टू सल्फ़र का वो कितना है, 12:64। तो हम लोग को पता है लॉ क्या है, तो एज़ पर लॉ जो थ्योरेटिकल होगा वो या तो प्रैक्टिकल रेशो के बराबर होगा या फिर किसी नंबर के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो थ्योरेटिकल रेशो कितना है, 12/32, ठीक है। प्रैक्टिकल रेशो कितना है, 12/64। तो ऑब्वियसली इसको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये हमेशा ये वाला जो नंबर होगा ये एक नेचुरल नंबर बेसिकली आएगा। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। यहाँ पे हमारा ये जो रेशो है वो कितना था, 1 था। यहाँ पर हमारा ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको बेसिकली ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना 3 एलिमेंट सेम होने चाहिए, सॉरी 3 एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं अलग अलग, पहले हम लोगों ने अलग अलग रिएक्शन करवाया, ठीक है। ये देखो कार्बन सल्फ़र ऑक्सीजन अलग से रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन अलग से रिएक्शन है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करवा रहे हो विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन 32 है, इधर भी ऑक्सीजन 32 है। तो ये लॉ ये कहता है कि जिस रेशो से वो लोग आपस में कंबाइन करेंगे या तो वो सेम होगा, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल में देखो जिस रेशो में ये लोग आपस में कंबाइन कर रहे हैं या तो ये रेशो सेम है, ठीक है, या फिर सेम ना हो करके किसी नंबर के मल्टीपल में है। या तो वो सेम है या फिर सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशो ऑफ इन विच दे कंबाइन। तो आपको ये चारों लॉज क्लियर होने चाहिए, स्पेशली ये फोर्थ वाला जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। नीट में ये फोर्थ वाला जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये नहीं आता, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बेसिकली मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जस्ट अ मोमेंट में देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ यार पता चला सारी पूरी मेहनत बेकार हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है हमारा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि आखिर ये एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि है हमारा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, पहले तो एम्पेरिकल फार्मूला पता हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला तक का मतलब ही होता है कि ऑब्वियसली किसी मॉलिक्यूल का जो जनरल केमिस्ट्री में फार्मूला होता है उसको लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है वो ध्यान से सुनो। देखो जब भी साइंटिस्ट किसी कंपाउंड की डिस्कवरी करते हैं या उसके बारे में लैब में सिंथेसाइज करते हैं और वो श्योर नहीं होते हैं कि इस कंपाउंड का पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है क्या है, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उनको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज ये सब पता होता है और उस परसेंटेज के बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फार्मूला डिड्यूस करते हैं। तो वो केमिकल फार्मूला जो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाए, जो उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल फार्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोबारा सुन लो, वो केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का जिसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाला जाए, जो एक्चुअल फार्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर बाय चांस नहीं हुआ तो उसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर फार्मूले को हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि द केमिकल फार्मूला of a compound, ठीक है, which is determined experimentally, ठीक है, जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाए, which may or may not be the actual chemical formula
ऑफ डैट कंपाउंड, जो उस कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड नीड सम करेक्शन, नीड सम करेक्शन। इसी पर्टिकुलर फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोला जाता है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। ये समझ में है? तो अब देखो, ये तो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूले का हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। ये हमारा 0.7 ये रहा, ठीक है। तो अगर मेरे को एम्पेरिकल फार्मूला, बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला तो समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोग करेक्शन फैक्टर यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। करेक्शन फैक्टर, इसको करेक्शन फैक्टर को, ठीक है, चाहो तो तुम n से लिख लो या CF से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग बेसिकली काम करते हैं CF लिख लेते हैं। हालांकि यूजुअली बुक्स में जो करेक्शन फैक्टर है वो n से लिखा गया है, बट मैं इसको CF से लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। ध्यान रखना, MW स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसका वेट, एम्पेरिकल वेट का मतलब कि जो फार्मूला आपने निकाला, ठीक है, उसका जो वेट होता है उसी को हम लोग एम्पेरिकल वेट बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो बराबर होगा एम्पेरिकल फार्मूला के, और कोई भी करेक्शन है वो करेक्शन फैक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इस पर्टिकुलर चीज़ की ओवरऑल पूरी थ्योरी है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसको इधर ऐसे लाइन क्रिएट कर दे रहा हूँ और अब हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपाउंड है, वो 40% कार्बन है, और इस साल जेई में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है। इस साल मतलब 2024 में जेई से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि मान लो, पहले आसानी वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कि मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें 40% कार्बन है, 6.6% हाइड्रोजन है, और बाकी का जो बच गया रेस्ट जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, वेपर डेंसिटी जो कंपाउंड की है वो कितनी है, 45। वेपर डेंसिटी जो है वो 45 है। तो मुझे पूछ रहा है कि बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। ये देख लो, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है आप लोग बेसिकली, ठीक है, पहले तो आप लोग ये लिखो कि आपके पास एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, ठीक है। पहले तो आप ये देखो कि एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं। तो एलिमेंट है आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहली टेबल में तो आपको ये लिखना है, ठीक है। दूसरे कॉलम में इसको आप ए नाम दे दो, यहाँ पर आप इसका लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज या फिर वेट। ध्यान रखना, ए का मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, या तो इसका परसेंटेज लिखना है या फिर वेट लिखना है। तो परसेंटेज कितना है 40, ये कितना है 6.6, इसको निकाल लेना। इसको निकालोगे तो ये 53.4 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, या तो हम यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर वेट लिखेंगे। फ़िलहाल हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज दे रखा था, इसलिए हम लोगों ने परसेंटेज लिखा है, ठीक है। अब यहाँ बी में हम लोग क्या करेंगे, इनका एटॉमिक वेट जो भी होता है 12, 1 और 16। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड दे देंगे। जब ए को बी से आप डिवाइड दोगे तो ये तो सबसे आसान है 6.6, 40 को 12 से डिवाइड दोगे 3.3 आएगा। ऑक्सीजन को, ये 53.4 को 16 से डिवाइड दोगे तो ये भी आपको 3.3 आएगा। इसके बाद आप एक काम करना, यहाँ पे लिखना सिंपल रेशो। सिंपल रेशो का मतलब कि आपको इसको सिंपल रेशो में बेसिकली कन्वर्ट करना है, और तरीका ये है कि इसमें जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड दे दो। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा क्या है 3.3 है ना, तो जब हम लोग डिवाइड देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखो यहाँ पे
तरीका क्या था सिंपल रेशो का कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड दे दो सभी कॉलम से, तो वो हमारा सिंपल रेशो आ जाएगा। बाय चांस अगर ये आपका 2.5 हो जाता तो जो भी हमारा आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिंपल रेशो नहीं बना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जब तक मल्टीप्लिकेशन जाएगा जब तक कि हमारा सिंपल रेशो ना हो जाए। जेई के स्टूडेंट्स के लिए बोल दे रहा हूँ, भेजा यूज़ करना, सोचना खुद से है कि क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर सिंपल रेशो बन रहा है या नहीं है, तो ये ओरली काम ये करना पड़ेगा, ठीक है। फ़िलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इत्तेफाक से हमने जो सबसे छोटा नंबर था उसको डिवाइड दिया, इत्तेफाक से हमारा सिंपल रेशो आ गया। तो सिंपल रेशो आने के बाद जो हमारा फॉर्मूला आया उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक है। इसका वेट निकाल लो, C इसका एम्पेरिकल वेट, कार्बन 12 होता है, ये 2 हाइड्रोजन, 12 और 2 14, 14 और 16, ओवरऑल ये हो जाएगा 30U, ठीक है। अब मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये कल पढ़ाया था लोगों ने वेपर डेंसिटी को। तो ये हो जाएगा, इसको जब आप निकालोगे तो 2 इंटू 45, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। आपके पास एम्पेरिकल वेट भी आ गया, मॉलिक्यूलर वेट भी आ गया। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला जो भी आया उसमें करेक्शन फैक्टर, और खुद करेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो करेक्शन फैक्टर तुम्हारा हो जाएगा आपको मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 30। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, करेक्शन फैक्टर 3। तो अगर करेक्शन फैक्टर 3 हो गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2O, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो हमारा जो आंसर बनेगा, हमारा आंसर हो जाएगा C3H6O3। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरीके से, इसी अप्रोच से फॉलो करना है और रिलेटिवली थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, वरना तो आपको टाइम लगेगा। ये बेसिकली मेरे को समझा के करना पड़ा, इसी वजह से मेरे को इतना टाइम लगा। बट अब आप एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बेसिकली ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद इसको देखो कि क्या आता है, ठीक है। लेटर से ये हमारा क्वेश्चन है, ये इधर एग्ज़ाम का डेट था, मैंने इसको छुपा दिया है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। कुछ नहीं होता, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, बस यूनिट का अंतर होता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास होगा तो उसकी यूनिट U होगी, मोलर मास होगा तो उसकी यूनिट ग्राम होगी। तो वही यहाँ पे ग्राम दे रखा है बस। तो हम लोग एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है जो कि 108 है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का रेशो कितना है, 9:1:3.5। और यहाँ पे क्या है, बाय वेट। तो पहले परसेंटेज दे रखा था, इस बार क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। तो मैंने बता रखा है कि या तो तुम परसेंटेज ले लो या तो तुम वेट ले लो, बात बराबर होगी। तो एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके। मैं फ़िलहाल यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरे को कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, मेरे को जो एलिमेंट दे रखा है, मुझे जो एलिमेंट दे रखा है वो है, आपको क्या पता है, इस वाले ब्लू को देखता हूँ कैसा रहेगा। मेरे को एक एलिमेंट दे रखा है कार्बन, ठीक है, एक दे रखा है हाइड्रोजन और एक दे रखा है नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका वेट का रेशो है 9:1:3.5। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ए पार्ट था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3.5 है। बी में हम लोग क्या करते थे, इनके वेट को रखते थे, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन कितना 14। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ए को बी से डिवाइड देते थे। तो ये तुम्हारा 0.75 होगा, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। और ए को बी से जब तुम लोग डिवाइड दोगे तो ये शायद से तुम्हारा 0.25 होगा। ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल रेशो हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो सिंपल रेशो होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर ये है। तो इसको सबसे जब डिवाइड दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना होगा 3। तो एम्पेरिकल फार्मूला कितना हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया C3H4N। लगे हाथ यहाँ पे इसका एम्पेरिकल वेट निकाल लो।
तो ये हो जाएगा 36 चार 40, 40 और 14 54। और क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉलिक्यूलर वेट है 108। ये देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 108 दे रखा है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है तो इसको फिर करेक्शन फैक्टर निकालो। करेक्शन फैक्टर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। तो ये हो जाएगा 108/54। इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया 2, यानी कि जो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा वो होगा हमारा C3, वो हमारा हो जाएगा C3H4n। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि हो जाएगा C6H8n2। ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उधर उधर तो अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन करो, ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ध्यान रखना, अगर परसेंटेज नहीं भी दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, वेट दे रखा हो तो वेट के ज़रिए एलिमेंट का या तो वेट पता होना चाहिए या फिर एलिमेंट का परसेंटेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है, फॉस्फोरस और सल्फ़र है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कंपाउंड का वेट कितना है 2.2, ठीक है। इसमें सल्फ़र कितना है, सल्फ़र नहीं पता। फॉस्फोरस कितना है 1.24। अगर 1.24 फॉस्फोरस है, पूरे का वेट 2.2 है, तो सल्फ़र को हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पे लिख लो सारा डेटा। फॉस्फोरस है तुम्हारे पास 1.24, ठीक है। तो सल्फ़र माइनस करोगे जब 2.2 से तो ये तुम्हारा 0.96 आएगा, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। बी में हमें क्या रखना था, इनका वेट, तो ये 31 होता है और ये 32 होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड दे देंगे। ए को बी से जब डिवाइड दोगे तो ये 0.04 आएगा और ये 0.03 आएगा। अब जैसा कि मैंने बोला, जेई वालों को भेजा यूज़ करना है। और भेजा यूज़ करना है कि खुद सोचना पड़ेगा ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सिंपल रेशो में है। और नीट वालों को थोड़ा वो लोग परेशान हो जाते हैं दिमाग यूज़ करने में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच यही कि जो सबसे छोटा नंबर हो उससे डिवाइड दे दो और उसके बाद सॉल्व करो। लेकिन मैं एक काम करूँ, मैं जेई वाले अप्रोच को कर रहा हूँ। तुम एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सिंपल रेशो 100 से ही मल्टीप्लाई कर, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा हमारा P4S3। ये समझ आया, बस ये इतना ही था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, कि मान लो हमारे पास दो ऑक्साइड है मेटल के, ठीक है। एक में कितना ऑक्सीजन है 27.6 और एक में कितना है 30% ऑक्सीजन है। अगर पहले वाले का फार्मूला है M3O4 तो बताओ दूसरे वाले का फार्मूला क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अप्रोच बिल्कुल वही रहेगी, सेम टू सेम जो मैंने बताया है तुम लोगों को, उसी हम लोग मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मसला पता है क्या है, यहाँ मसला ये है कि हमें M का मास नहीं पता। तो पहले अल्टीमेटली मुझे M का मास निकालना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो मैं पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इस बोर्ड को रब कर देता हूँ। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे दे रखा है क्वेश्चन, मुझे क्या दे रखा है कि दो ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑक्साइड में, ठीक है, एक ऑक्साइड है मेरा M3O4। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 27.6%, ठीक है। एक और ऑक्साइड है,
ठीक है, एक और ऑक्साइड है अनदर ऑक्साइड, मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, उस वाले में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 30%। तो मुझे बेसिकली अनदर ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है कि ये जो अनदर ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो हम लोग वही सेम अप्रोच लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ, डेटा मैंने कहीं गड़बड़ ना कर दिया हो, ठीक है। तो मेरे पास पहला जो है इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं M3O4, तो M और O, तो A में मुझे क्या रखना था, परसेंटेज रखना था ना, ए वाले कॉलम में परसेंटेज रखना था, ये कितना है 27.6%। तो ऑब्वियसली इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो शायद से 72.4% आएगा, ये समझ में है। बी में हम लोग क्या करते हैं, मास रखते हैं। अब मेरे को मास नहीं पता, एक्स मान लो, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, ए को बी से डिवाइड देते थे, तो ए को बी से जब डिवाइड दोगे तो ये कितना हो जाएगा 72.4 डिवाइडेड बाय एक्स, और इसको जब तुम डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 27.6 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब एक काम करो, इसको डिवाइड दे लो इज़्ज़त से कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जस्ट अ मोमेंट, मैं भी डिवाइड कर लेता हूँ इसको। ये वैल्यू जब आप लोग डिवाइड दोगे 27.6 डिवाइडेड बाय 16, ये होगा 1.725, ठीक है। ये पर्टिकुलरली हो जाएगा 1 इसको जब आप डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 1.725। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग निकालते थे सिंपल रेशो। सिंपल रेशो का मतलब कि जो सबसे छोटा है उससे हम सबको डिवाइड दे देंगे। अब देखो हमें x तो पता नहीं है क्या है, तो हम मान के चलेंगे कि यही सबसे छोटा है, और अगर यही सबसे छोटा है और इससे डिवाइड दे रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.4 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.725। क्या यहाँ तक समझ में है। अब अगर आप गौर करो तो कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है ना वो एक नहीं है, कंपाउंड में ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब मुझे इसको 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि जो एक्चुअल सिंपल रेशो जो होगा ये तो 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, और 72.4 अपॉन x इंटू 1.725, और इसको भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्या चीज़ समझ में आई, ताकि ऑक्सीजन जो है वो 4 हो जाए। तो अब अगर तुम गौर करो तो तुम्हें नहीं लगता कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 72.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय x इंटू 1.725, तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा 3 के, क्योंकि मेटल खुद कितना है 3 है। तो अब आप इसको रीअरेंज कर लो और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यानी कि 72.4 और ये 3 इंटू 1.725। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये x क्या है, x हमारा वेट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ऑन सॉल्विंग में डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये याद है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 56U आएगा। अब मेरे को इसका मास पता चल गया, तो जैसे ही मास पता चल जाए तो अनदर ऑक्साइड के लिए सॉल्व कर लो इसको। तो अनदर ऑक्साइड के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने मेटल लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, दूसरे ऑक्साइड में ये कितना है, ये हमारा 30 है, तो ये मेटल कितना आ जाएगा 70। ये हमारा ए कॉलम, बी कॉलम। अब मुझे वेट पता चल गया, ये 56 है और ये कितना है 16। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड देंगे। ए को बी से जब हम लोग डिवाइड देंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 56, ये आपको कितना हो जाएगा 1.25, और ये हो जाएगा 1.875। मैं एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ, 1.875। तो अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है ना, तो सिंपल रेशो सबसे छोटा चूंकि ये है तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1.5। अब इसको सिंपल रेशो में अगर मुझे कन्वर्ट करना तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एक्चुअल सिंपल रेशो जो होगा, सिंपल रेशो एक्चुअल में जो हमारा आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M2O3। ये हमारा फाइनल। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा मेरे ख्याल से आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर तुम गौर से पढ़ो तो बेसिकली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एक वेल्डिंग गैस है, ठीक है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है।
अब हम लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला जब निकालना है तो एम्पेरिकल फार्मूला को निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो एलिमेंट का परसेंटेज चाहिए या फिर एलिमेंट का वेट चाहिए। यहाँ पे मसला ये है कि ना तो यहाँ पे एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है, ना ही यहाँ पे एलिमेंट का वेट दे रखा है। लेकिन एक आगे की कुछ डेटा दे रखा है कि जब हम लोग उस सैंपल को जला रहे हैं, ठीक है, तो उससे मेरे को 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 0.69 ग्राम वाटर मिल रहा है और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद आगे दे रखा है कि अ वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है, दिस लीटर ऑफ द वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू बी 11.6। तो जब भी STP वाला लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब हम लोग वो 22.4 वाला वो हम लोग मोल का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ना, कर सकते हैं ना। एक काम करो, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लो इसका। क्वेश्चन पहले ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे नीट या जेई में नहीं आएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें या तो एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा था या फिर एलिमेंट का वेट दे रखा था। यहाँ पे ना तो एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है ना वेट दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे को पहले एलिमेंट का परसेंटेज या वेट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इन डेटा से। तो पहले काम करो, जो समझ में आ रहा है ना वो करो। यानी कि हमें जो लाइन लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर लाइन कि अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, ठीक है, इसका वेट कितना है 11.6। इस डेटा से हम लोग पहले मोलर मास निकाल लेते हैं कि आखिर मोलर मास क्या होगा। तो चलो पहले तो मेरे को एक बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा, इसी को साफ़ करते हैं। तो हम लोग को डेटा दे रखा है, ठीक है, कि 10 लीटर का जो मास है वो कितना है 11.6 ग्राम STP पे, ये है ना डेटा। हाँ, तो एक काम करो, वॉल्यूम और मास वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज़ इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है 11.6, मॉलिक्यूलर मास मेरे को निकालना है, वॉल्यूम कितना है 10 अपॉन 22.4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो 26U आएगा। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट है तो 26U बोलेंगे, मोलर वेट होता तो हम लोग 26 ग्राम बोलते हैं। ये मेरे को इतना पता चल गया, ठीक है। अब मुझे ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि जो वेल्डिंग गैस है उसमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन, बट कार्बन और हाइड्रोजन का इंडिविजुअल डेटा परसेंटेज या वेट के टर्म में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को दे रखा है कि 3.38 ग्राम CO2 है और 0.69 ग्राम वाटर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड से हम लोग निकालते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब मुझे बेसिकली यूनिटरी मेथड अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो 44 ग्राम CO2 में, मतलब 1 मोल CO2 में कितने कार्बन है 12 ग्राम कार्बन है। ये समझ में कि ये मैंने कैसे लिखा भाई। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ही CO2 होता है ना, तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम CO2 में कार्बन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/44 ग्राम कार्बन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.38 ग्राम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/44 इंटू 3.38 ग्राम कार्बन। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 12 इंटू 3.38, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44, तो ये हो जाएगा आपको 0.92 ग्राम कार्बन। तो इसको आप हाईलाइट कर लो कि हाँ भाई मेरे को कार्बन का डेटा पता चल गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का वेट कितना होता है 18 होता है ना, तो 18 ग्राम वाटर की अगर बात की जाए तो 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में ही रखना है, ध्यान रखना। तो 1 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.6 ग्राम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.6 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा 2/18 इंटू 0.69 ग्राम हाइड्रोजन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 0.07 बेसिकली आपको आएगा,
तो अब आप देखो, आपको एलिमेंट का वेट वाला डेटा पता चल गया ना, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो जैसे ही वेट वाला डेटा पता चल जाए, आप इसको सॉल्व करना चालू कर दो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वेट वाले डेटा को ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये बेकार इंक है यार, इसको यूज़ करते हैं ग्रीन वाले को। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब ए में मुझे क्या लिखना है, एलिमेंट का डेटा, ये कितना है 0.92, हाइड्रोजन कितना है 0.07। बी में हम लोग क्या रखते हैं, एलिमेंट का वेट, ये 12, एलिमेंट का एटॉमिक वेट और हाइड्रोजन का 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये हो जाएगा 0.07, ठीक है। और इसको जब आप डिवाइड दोगे तो ये भी आपको नियर बाय 0.07 के ही आसपास होगा, क्योंकि 12 7 84 होता है, उसी के आसपास ये बेसिकली जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो सिंपल रेशो कितना हो जाएगा, सिंपल रेशो हो जाएगा 1:1 का, दोनों ही बेसिकली सेम है। तो अब मेरा जो एम्पेरिकल फार्मूला जो हुआ, एम्पेरिकल फार्मूला वो क्या हो जाएगा, C और H। तो एम्पेरिकल वेट कितना हो जाएगा, 12 और 1 13। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने निकाल लिया था, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 26। तो इसका मतलब करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, करेक्शन फैक्टर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 26, एम्पेरिकल वेट कितना है 13, तो करेक्शन फैक्टर कितना हो गया 2 से। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा ये बराबर होगा एम्पेरिकल फार्मूला, और इसको हम लोग किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, C और H, करेक्शन फैक्टर कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा C2H2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ये निकालेंगे। तो आई होप तुम लोगों को ये सारा, ये जो अभी मैंने जो आज का लेक्चर दिया, इसमें जो भी हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किए और जो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किया, समझ में आया होगा। आज आप लोग एक काम करना, अगर आपको पॉसिबल हो पाए तो आज जो नीट बोल रहा हूँ, जेई के 2024 में जो इस पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक ध्यान है 2 क्वेश्चन आया शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक तो है कंफर्म। उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और मेरे को बताना कि क्या आंसर आ रहा है, आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद उसको एडवांस लेवल पर लेकर के जाएंगे, ठीक है। चलो बाय।